हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोट बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपके बॉटनी टीचर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर विच इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आपको पता है कि इस ईयर सिलेबस का रैशनलाइजेशन हुआ है ना। पहले हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते थे, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, कैसे अडेप्टेशंस होता है, वो सब के बारे में हम पढ़ते थे पहले। लेकिन उस कॉन्सेप्ट्स का डिलीशन हो चुका है रैशनलाइजेशन के बाद। तो आज हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं पॉपुलेशन क्या होते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 to 30% का चैप्टर रैशनलाइजेशन के बाद डिलीट हो चुका है, तो ज्यादा नहीं है, कम ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हम इसी सेशन में पूरा वन शॉट में समराइज कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी का मतलब क्या है। ये इकोलॉजी का पहला चैप्टर है ना। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी को हम कभी कभी एनवायरमेंटल साइंस सिनोनिमसली यूज कर देते हैं। इकोलॉजी का मतलब है वो स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, उन सब के बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा, उन सभी के स्टडी को हम इकोलॉजी बुलाते हैं। तो हम अगर इकोलॉजी को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक हैबिटेट में, उनके बीच में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज के भी हो सकते हैं और अलग अलग स्पीशीज के भी हो सकते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरैक्शन कैसा होगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे विंड, सनलाइट, वाटर, सॉइल, उन सब के बीच में इंटरैक्शन कैसा होगा। ये सभी इंटरैक्शंस को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो interactions among organisms and between organism and its physical environment, उस स्टडी को हम इकोलॉजी बुलाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में अलग अलग लेवल्स है, आपको पता है, किंगडम, फाइलम, वो सब है, वैसे ही इकोलॉजी में भी कई सारे लेवल्स हैं। कौन सा है वो लेवल्स? हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारा लेवल्स है। कौन सा है वो लेवल्स, एक बार हम देख लेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। आपको याद होगा एवोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़े हैं कि पहला लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ। पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन से ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने, ऑर्गेनिक मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन के बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बने। उन सब मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे होके उसके सराउंडिंग एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और वो हो गया हमारा पहला सेल। ऐसा कुछ सीखा होगा आपने एवोल्यूशन में, है ना। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है और लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स एक सेल के अंदर रहते हैं। तो सेल होगा नेक्स्ट। कई सारे सेल्स जुड़ के एक टिश्यू बनते हैं। अलग अलग तरह का टिश्यू एक ऑर्गन में होगा, अलग अलग ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर से एक ऑर्गेनिज्म होगा। यहां तक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तक आपको पता है कैसा होता है। अलग अलग लेवल्स है ना। पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद सेल्स, उसके बाद टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और हमारी तरह एक इंडिविजुअल। इसके आगे कौन सा लेवल्स होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नाम सुनते ही हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन से, ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस से, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपने पढ़ा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वो सभी। पॉपुलेशन, इकोलॉजिकली पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और एक एरिया में रहते हैं, उसे हम एक पॉपुलेशन बुलाते हैं। ठीक है, if you were to define it, you would define it as a group of organisms belonging to the same species occupying a particular area at a given time. तो एक पॉपुलेशन में एक ही टाइप का स्पीशीज होगा हमेशा,
ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन, रैट्स के पॉपुलेशन, मस्कीटोज के पॉपुलेशन, लिजर्ड्स के पॉपुलेशन, तुलसी प्लांट के पॉपुलेशन, बैनियन ट्री के पॉपुलेशन, ऐसा अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा एक ही स्पीशीज का होगा और उससे एक एरिया एसोसिएट होता रहता है, ठीक है। तो वो हो गया पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ अगर हम कंसिडर करें तो उसे हम कम्युनिटीज बुलाते हैं, ठीक है। आप अपने स्ट्रीट कोई भी स्ट्रीट में आप रहते हैं उस स्ट्रीट को कंसिडर कीजिए। उस स्ट्रीट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं। वहां पे स्ट्रे डॉग्स होंगे, वहां पे लेट्स जस्ट से डॉग्स, वहां पे डॉग्स होंगे, पेट्स भी होंगे, स्ट्रे डॉग्स भी होंगे। डॉग्स एक ही स्पीशीज है, पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स होंगे। तो वहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं द एरिया और द जियोग्राफिकल रीजन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है, आप कोई भी स्ट्रीट में रहते हैं उस स्ट्रीट को हम कंसिडर करेंगे। वहां पे डॉग्स होंगे, वहां पे क्रोज होंगे, ह्यूमंस होंगे, पेट्स और कई सारे इंसेक्ट स्पीशीज भी, मस्कीटोज होता है, बटरफ्लाइज होते हैं और तुलसी प्लांट्स होते हैं और एवेन्यू ट्रीज, रोड के साइड्स में जो ट्रीज रहता है वो सभी होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अलग अलग पॉपुलेशंस को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। ह्यूमंस, डॉग्स, मस्कीटोज, क्रोज, कई सारे प्लांट्स, उन सभी पॉपुलेशन अगर हम एक ही साथ कंसिडर करें तो हम उसे कम्युनिटी बुलाते हैं। पॉपुलेशन में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंसिडर कर रहे हैं, कम्युनिटी में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं। बाद में इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम में हम फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक फैक्टर्स को ले आते हैं। यहां तक सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही बात हो रहा है ना। सेल्स या टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही चर्चा हो रहा है। इसके बाद इकोसिस्टम में हम नॉन लिविंग थिंग्स या एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। यहां पे हम कंसिडर करेंगे इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स of different communities as well as its abiotic environment which includes sunlight, water, temperature, soil, all of that, ठीक है। तो उसके बाद आता है बायोम्स। बायोम्स क्या है? बायोम एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक फैक्टर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेंगे डेजर्ट का। डेजर्ट एक बायोम का एग्जाम्पल है। डेजर्ट में अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स या फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे रेनफॉल कम होगा, ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वैसे ही टेम्परेचर दिन में कुछ ज्यादा रहता है और टुवर्ड्स इवनिंग एंड लेट नाइट बहुत ठंड होता है डेजर्ट्स में। और वहां पे सॉइल बहुत ड्राई होता है, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट या वाटर नहीं होता है सॉइल में, ठीक है। ये हो गया एबायोटिक फैक्टर्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करें उसी डेजर्ट में तो वहां पे हमें कैक्टस देखने को मिलता है, कैंगरू, रैट, कैमल, ये सभी आपको इमीडिएटली पिक्चर आ जाएगा दिमाग में। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ये सभी पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बायोम ऐसा जगह है, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का, ठीक है। ऐसा ही हमारा रेन फॉरेस्ट भी एक बायोम है, वहां पे रेन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का प्लांट्स होंगे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स होंगे, वो हो गया एबायोटिक रेन फॉरेस्ट। वैसे ही टंड्रा रीजन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। उन सभी जियोग्राफिकल एरिया विद स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर एबायोटिक फैक्टर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, उसे हम बायोम बुलाते हैं। एक डेजर्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं उन एनिमल्स ने अडेप्ट, दे वुड हैव बीन अडेप्टेड टू दोज कंडीशंस, दैट इज व्हाई वो सक्सेसफुली उस जगह पर थ्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बायोम। सारी दुनिया में जितने भी बायोम्स हैं उन सभी कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर बुलाएंगे। ऑल ऑफ द डिफरेंट बायोम्स प्रेजेंट थ्रू आउट द अर्थ, वो वाटर में हो सकता है, ऑन लैंड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसे हम बायोम बुलाते हैं, बायोस्फीयर बुलाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम,
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, यहां तक सिर्फ लिविंग फैक्टर्स। उसके बाद इकोसिस्टम में हम एबायोटिक फैक्टर्स को लाएंगे, उसके बाद बायोम होगा, उसके बाद बायोस्फीयर। ये हो गए हमारा अलग लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इकोलॉजी में हम, ये हो गया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में। इकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? इकोलॉजी में हम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसिडर करते हैं। वो है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। ठीक है, इकोलॉजी में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉपुलेशंस का डेफिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया, पहले ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, वो सब था सिलेबस में, अब नहीं है, तो हम पॉपुलेशन से ही शुरू कर देंगे। क्या बताया था मैंने? पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, एक जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। तो a population is a group of individuals belonging to the same species occupying a particular geographical area at a particular time. वो हो गया population, है ना? हम नेचर में किसी भी स्पीशीज को आप कंसिडर करें तो वो हमेशा आइसोलेटेड या अलोन, सिंगली नहीं रहता है। किसी भी स्पीशीज अपने दूसरे, उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, वो आइसोलेटेड नहीं रहते। एक स्पीशीज को हम कंसिडर करें तो जो भी इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज में है उसे कलेक्टिवली हम पॉपुलेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे और मोस्ट ऑफन वो कंपीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। अगर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है तो नीड्स भी सिमिलर होगा, है ना? तो अगर हम रैट्स को कंसिडर करें तो सभी रैट्स का डाइट एक ही तरह होता है, सभी रैट्स को एक ही तरह का शेल्टर चाहिए होता है। तो जो भी रैट्स है एक पॉपुलेशन में, उनका नीड्स सिमिलर होता है, इसीलिए उनमें कुछ कंपटीशन रहता है। ठीक है, वो compete करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, इन सभी के लिए कंपटीशन एग्जिस्ट करता है एक ही स्पीशीज के अंदर, और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर वो इंटरब्रीडिंग हुआ रैट्स के बीच में, तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा उससे हम अगर वो फर्टाइल है तो हम एक ही स्पीशीज मान सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम पॉपुलेशन बुलाते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ डेफिनेशंस या एग्जांपल्स दिया है पॉपुलेशन का, जिसे हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, एक वेटलैंड में जितना भी कॉर्मोरेंट्स है वो एक टाइप ऑफ बर्ड है, उन सभी को हम एक पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम किसी को एक पॉपुलेशन कंसिडर करना है तो क्या 2 क्राइटेरिया है? हमें फिक्स्ड एरिया चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया का रेफरेंस देना है, और वो एक ही स्पीशीज का होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉर्मोरेंट्स एक स्पीशीज है, एक वेटलैंड में जितना भी कॉर्मोरेंट्स है उसे हम एक पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं। रैट्स इन एन अबैंडन्ड ड्वेलिंग, जितने भी रैट्स है उस अबैंडन्ड ड्वेलिंग में, उसे हम एक पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। एक फॉरेस्ट ट्रैक्ट में जितने भी टीकवुड ट्रीज है, उन फॉरेस्ट ट्रैक्ट में जो भी टीकवुड ट्रीज है वो सभी एक टीकवुड पॉपुलेशन कंसिडर किया जाएगा। जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में तो पेट्री प्लेट्स में ग्रो करते हैं। एक कल्चर प्लेट में जितना भी बैक्टीरिया है उन सभी को हम, अगर वो एक ही स्पीशीज का है तो एक पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं। पॉन्ड में जितना भी लोटस प्लांट्स है एक पॉन्ड में, वो सब लोटस का पॉपुलेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप अब तक पॉपुलेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया है। अब हम देखेंगे कुछ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को। पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते। ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बर्थ होता है, डेथ होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल में बर्थ रेट या डेथ रेट हो नहीं सकता। मगर एक पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट हमें मिलेगा। वैसे ही एक इंडिविजुअल मेल या फीमेल हो सकता है,
एक इंडिविजुअल के लिए सेक्स रेशियो एक एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो क्योंकि एक पॉपुलेशन में एक से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, वहां पे हमें बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो ये सभी मिलेगा। इसे हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें तीन सच एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखना होगा। वो है क्या, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। ठीक है, एक वन बाय वन लेट्स सी व्हाट दे आर। पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट की। बर्थ रेट क्या होता है, एक एग्जांपल देखिए, एक्सप्लेन करूंगी। सोचो कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स थे पिछले साल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद 8 नया प्लांट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। 8 न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले 20 थे, अब 8 और ऐड हो चुका है। अब हमें बर्थ रेट को कैलकुलेट करना है, तो टोटली 28 हो गया, 20 + 8 28 हो गया। अब अगर हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला में हम जितना भी एडिशन हुआ है उस पॉपुलेशन में बर्थ की वजह से, उसको न्यूमरेटर में लेंगे, और इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, ठीक है, वो 20 है, उसे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। जितना भी बर्थ हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन साइज क्या था, उससे हमें बर्थ रेट मिल जाएगा। 8/20 विल गिव अस 0.4। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। 0.4 पर लोटस पर ईयर। क्या टाइम ड्यूरेशन कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे? एक ईयर का। लास्ट ईयर तो 8 था, आई एम सॉरी 20 थे, उस ईयर में 8 ऐड हो चुका है, तो इस साल में एक साल के बाद 28 है, तो उस ईयर का भी हमें मेंशन करना है। बर्थ रेट इज 0.4 पर लोटस प्लांट पर ईयर। वैसे ही डेथ रेट को देखेंगे। एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन में, फ्रूट फ्लाई के पॉपुलेशन में, फ्रूट फ्लाई आपको पता है ना, ड्रोसोफिला, उसमें 40 फ्रूट फ्लाइज थे। ठीक है, उनमें से 4 फ्रूट फ्लाइज एक वीक में डेथ हो गया। तो डेथ रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना डेथ हुआ है 4 डिवाइडेड बाय कितने थे पहले, 40, सो 4 डिवाइडेड बाय 40 विल गिव अस योर डेथ रेट। इसको कैसे लिखना है? 4 डिवाइडेड बाय 40 0.1। 0.1 इज योर डेथ रेट। 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई, फिर से हमें वो ड्यूरेशन मेंशन करना है पर वीक। ठीक है, ये हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट। अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो की। ह्यूमंस में मेल हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, सेक्स रेशियो नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें कितने मेल्स है, कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है, उस रेशियो को हम सेक्स रेशियो बुलाते हैं। जैसे 60% फीमेल्स, 40% मेल्स, 50% मेल्स, 50% फीमेल्स, ऐसे रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन वी आर कंसिडरिंग इज बेसिकली अ सेक्स रेशियो। ओके, सो दैट्स अबाउट दैट। अब हम बात करेंगे एज पिरामिड्स के बारे में। किसी भी पॉपुलेशन आप कंसिडर कीजिए, आपका ही फैमिली को कंसिडर कीजिए, या फिर से हम लेंगे एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रीट दैट यू आर लिविंग। जो भी स्ट्रीट में आप रहते हैं, वहां पे आपने देखा होगा अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स रहते हैं। आपके घर में नहीं है तो किसी और के घर में, आप ही के स्ट्रीट में एक न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है, किसी के घर में एक टॉडलर हो सकता है, किसी के घर में एक मिडिल स्कूल जाने वाला स्टूडेंट रह सकता है, और टीनेजर्स रहते हैं, एडोलेसेंट्स या अर्ली अडल्ट्स रहते हैं, मिडिल एज्ड पीपल रहते हैं, बहुत ही ओल्ड पीपल रहते हैं। ऐसे किसी भी पॉपुलेशन को आप कंसिडर कीजिए, नॉट ओनली ह्यूमंस, डॉग्स के पॉपुलेशन या कुछ इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन या प्लांट्स के पॉपुलेशन, जब आप किसी भी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं तो हमेशा अलग अलग एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम अगर इस परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन एज ग्रुप, अगर हम इन सभी इंडिविजुअल्स को
3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किए। जैसे यहाँ पे बेसिस है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, क्या उन लोगों में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है या नहीं है। अगर वो बहुत छोटे हैं, अभी तक रिप्रोडक्शन का एबिलिटी नहीं है, उन सभी इंडिविजुअल्स को हम प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के ग्रुप में डाल देंगे। जितने भी इंडिविजुअल्स के पास रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, उन सभी इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डाल देंगे। जितने भी ओल्ड इंडिविजुअल्स है, जिसे मेनोपॉज हो चुका है या ज्यादा एज हो चुका है, वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उन सभी लोगों को हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के ब्रैकेट में या उस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स है, उन सभी इंडिविजुअल्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिस क्या है, क्या उस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। अगर वो यंग है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो प्री रिप्रोडक्टिव। अगर वो अभी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अगर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी था, अब नहीं है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, ऐसे हम क्लासिफाई करके पिरामिड्स बिल्ड करते हैं, जिसे हम एज पिरामिड्स बुलाते हैं। एज पिरामिड्स ऐसा होगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स बनाते हैं, तो वहां पे हम दिखा देते हैं कितने मेल्स और कितने फीमेल्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस पिरामिड में इस तरफ मेल्स का पॉपुलेशन दिखाया है और इस तरफ फीमेल्स का। ठीक है, इसे हम एज पिरामिड्स बुलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप, ये 0 का मतलब है एक साल भी नहीं हुआ है, बहुत छोटे बच्चे। ठीक है, 0 यहाँ हो गया 20 ईयर्स, यहाँ हो गया 40 ईयर्स, यहाँ हो गया 60 ईयर्स। तो इसे हम एज पिरामिड्स बुलाते हैं। ठीक है, अब तक समझ में आया है, आई होप। डिपेंडिंग अपॉन एज पिरामिड का शेप कैसे होता है, हम उसे अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स होते हैं। पहला है एक्सपैंडिंग, दूसरा स्टेबल, तीसरा डिक्लाइनिंग। बिकॉज हमने इसको पिरामिड बुला रहे हैं, ये हमेशा ट्रायंगुलर ही नहीं रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक अर्न शेप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेल शेप है, यहाँ देखें तो यहाँ ट्रायंगुलर है ना। हम पिरामिड बुलाते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे ट्रायंगुलर ही नहीं रहता है, कभी कभी शेप चेंज हो सकता है। कैसा चेंज होगा, क्या डिटरमाइन करता है इसके शेप को, वो हम समझ लेंगे पहले। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, हम हर इंडिविजुअल को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। वो है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एज पिरामिड्स में हमेशा बॉटम मोस्ट होगा प्री रिप्रोडक्टिव, बीच में होगा रिप्रोडक्टिव, एपेक्स की तरफ होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे कौन सा वाइड ज्यादा है, कौन सा कहाँ पे कम है, वो डिटरमाइन करता है कितने इंडिविजुअल्स है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के ग्रुप में ज्यादा इंडिविजुअल्स है, तो इस येलो कलर बार विच रिप्रेजेंट्स प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, वो ज्यादा वाइड होगा। अगर वो कम है तो वो नैरो होगा। ये जो भी बार्स है इस पिरामिड्स का, उसका विड्थ डिटरमाइन करता है कितने इंडिविजुअल्स हैं। अगर ज्यादा है तो वाइड होगा, कम है तो नैरो होगा। कहीं पे भी ज्यादा इंडिविजुअल्स है, वहां पे वाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर दिया है ना, 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल 60 मिलियन है, इसीलिए बार इतना बड़ा है। अगर कम है तो नैरो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 हम देख लेंगे, अलग अलग एज पिरामिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। पहले ट्रायंगुलर एज पिरामिड, जिसे हम एक्सपैंडिंग पिरामिड, एक्सपैंडिंग एज पिरामिड भी बुलाते हैं। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है, यही वाइडेस्ट है। और उससे भी कम रिप्रोडक्टिव और उससे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर हम स्टेबल बेल शेप्ड पिरामिड की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रीटी मच सिमिलर नंबर्स में ही है। अगर हम अर्न शेप्ड पिरामिड की बात करें, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है, हाईएस्ट है, और प्री रिप्रोडक्टिव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो, इसका नंबर थोड़ा कम है। ठीक है,
इससे हमें क्या मिलेगा, क्यों करना है ये सब, आप अगर ये सोच रहे हैं तो ऐसे पिरामिड्स प्लॉट करने से हमें फ्यूचर में इस पॉपुलेशन का स्टेटस कैसे होगा वो समझ आएगा। अगर जो भी पिरामिड हमने प्लॉट किया है वो ट्रायंगुलर शेप में है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें सिर्फ देखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कितने हैं, क्या ये एज मेनी एज रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है, क्या उससे भी ज्यादा है, क्या उससे भी कम है। इससे हमें पता चलेगा फ्यूचर में इसका पॉपुलेशन स्टेटस। जो भी पॉपुलेशन हमने कंसिडर किया है इस पिरामिड में, उस पॉपुलेशन में इन फ्यूचर एक्सपेंशन होगा, पॉपुलेशन नंबर बढ़ जाएगा। ये हमें कैसे पता चला, अभी तक ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं है। कुछ सालों बाद क्या होगा, जो भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो सब ओल्ड एज की वजह से डेथ हो जाएगा, है ना। जो भी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो एज एजिंग प्रोसीड्स वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लूज कर देंगे और वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे। जो भी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो मैच्योर होके रिप्रोडक्शन का एबिलिटी गेन करके रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, है ना। तो कुछ सालों बाद यही प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बनेंगे। तब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, इसीलिए हम इसे एक्सपैंडिंग बुलाते हैं। आप अगर इस पॉपुलेशन पिरामिड को एज पिरामिड को देखें तो आपको क्लियरली पता है कि जो भी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उस नंबर के बहुत ही करीब है नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो इसे रिप्लेस करने वाले प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर भी सेम ही है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा पॉपुलेशन साइज में। जितना भी पॉपुलेशन था वो प्रिटी मच सेम ही रहेगा। अगर हम इस पिरामिड को कंसिडर करें तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से भी कम है। ये क्या इंडिकेट करता है, यहां पे हमें पता लगेगा अगर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव बने और ये रिप्रोडक्टिव बने तो जो भी था उससे भी कम लोग होंगे रिप्रोडक्शन करने वाले एबिलिटी, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, हुएवर हैज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उन लोगों का नंबर कम होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं थोड़ा कम नंबर में ऑफस्प्रिंग बनेगा और उस पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगा, इसीलिए हम उसे डिक्लाइनिंग पिरामिड बुलाते हैं। ठीक है, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, क्या है वो, एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग पिरामिड का शेप कैसे होगा, पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर होगा। अगर वो स्टेबल पिरामिड है तो प्री रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर्स कुछ सेम ही होगा, इसीलिए आपको ये बेल शेप दिखेगा। ठीक है, ये बेल शेप्ड होगा। और जहां पे मैक्सिमम नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का है और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का कम नंबर है उसे हम डिक्लाइनिंग पिरामिड बुलाते हैं। वहां पे अर्न शेप होगा एज पिरामिड का। ठीक है, इसके बारे में आपके एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ठीक से समझ लेना। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन साइज की। जैसे हमें पता है ह्यूमंस के सेंसस करते हैं ना, पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, कितने सिटीज में कितने लोग हैं, उनमें से कितने फीमेल्स कितने मेल्स, ये सभी सेंसस होता रहता है। इसे हम पॉपुलेशन सेंसस बुलाते हैं। तो जनरली पॉपुलेशन साइज बेसिकली रिफ्लेक्ट्स इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, क्या वो थ्राइव कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी हैबिटेट में, उसके बारे में उसके पॉपुलेशन साइज को देखते ही हमें पता लग जाएगा। पॉपुलेशन साइज के स्टडी करने से हमें बहुत सारा इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के आउटकम के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगर हमने किसी पेस्टिसाइड को स्प्रे किया है एक फार्मलैंड में, उस पेस्टिसाइड स्प्रे करने से पहले कितने इंसेक्ट्स थे, पेस्ट इंसेक्ट्स थे, उसके बारे में कितने, उसके बाद कितने हैं, ठीक है, ये काउंट करने से, पॉपुलेशन साइज का स्टडी करने से हमें उस पेस्टिसाइड कितना इफेक्टिव था इसका कुछ आइडिया मिल जाएगा, है ना। वैसे ही एक पॉपुलेशन को हम कंसिडर करें तो दूसरे पॉपुलेशन से
के साथ कंपटीशन है, तो नंबर्स चेक करने से हमें इस कंपटीशन का इफेक्ट क्या था, आउटकम क्या था, उसके बारे में हमें पता लगेगा। वैसे ही अलग अलग इकोलॉजिकल प्रोसेस में हम साइज को कंसिडर करते हैं, पॉपुलेशन साइज को कंसिडर करते हैं। पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले से बता रही हूं, पॉपुलेशन हमेशा एक ही स्पीशीज का होता है, एक जगह को हम, एरिया को हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। भरतपुर वेटलैंड्स में साइबेरियन क्रेज, माइग्रेटरी बर्ड्स कभी कभी आते हैं, है ना। वहां पे अगर हम भरतपुर वेटलैंड्स की एरिया को कंसिडर कर रहे हैं और वहां पे साइबेरियन क्रेन्स का पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो 10 से भी कम होंगे। वही हम एक पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनस कितना है, वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, क्लेमाइडोमोनस कितने हैं वो हमें चेक किए तो हमें पता लगेगा मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनस हो सकते हैं। बहुत ही छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इन अ पॉन्ड यू कैन फाइंड मेनी सच ऑर्गेनिजम्स। तो पॉपुलेशन साइज का एक लिमिट नहीं है। कई पॉपुलेशंस बहुत कम साइज का होगा, बहुत ज्यादा कई सारे पॉपुलेशंस का साइज कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये हो गया पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को हम टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी बुलाते हैं और उसको डेसिग्नेट करते हैं विद द कैपिटल लेटर एन। कभी कभी पॉपुलेशन साइज को या पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट हो जाता है, या वो कुछ सिनेरियोज में वो मीनिंगलेस हो जाता है। कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस समय, वो हम देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एरिया को लेंगे। उस एरिया में दो पॉपुलेशंस हैं, एक है बैनियन ट्री का और दूसरा पार्थेनियम प्लांट का, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, उस प्लांट का पॉपुलेशन। एक ही एरिया में दो पॉपुलेशंस हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उस पॉपुलेशन में 200 पार्थेनियम प्लांट्स थे और वहीं पे एक सिंगल बैनियन ट्री था। बैनियन ट्री आपको पता है ना, बहुत बड़ा होता है, उसका कैनोपी बहुत बड़ा होता है। तो उसी एरिया में 200 छोटे छोटे पार्थेनियम प्लांट्स और एक बड़ा सा पेड़। ठीक है, तो यहां पे अगर हम नंबर से काउंट किए, 200 पार्थेनियम प्लांट है, एक ही क्या बोलते हैं, बैनियन ट्री है। अगर हम पॉपुलेशन को नंबर से कंसिडर किए यहाँ पे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन का बहुत ही कम होगा और पार्थेनियम का बहुत ज्यादा होगा। एक कहाँ पे है, 200, इट इज 200 टाइम्स मोर। लेकिन इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो banyan tree is much more significant than पार्थेनियम प्लांट इकोलॉजिकली, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। वो हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स के लिए, बहुत इंसेक्ट्स भी रहते हैं उस पेड़ के, व्हाट डू वी से, उस पेड़ के अंदर इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उसके लिए जगह बनाया है और प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। इकोलॉजिकल रोल कंसिडर करें तो बैनियन ट्री बहुत बेटर है 20 पार्थेनियम प्लांट से भी। कलेक्टिवली जो 200 पार्थेनियम प्लांट्स है, कलेक्टिवली उसके प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा होगा एक ही बैनियन ट्री का। तो हम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में ये बता रहे हैं कि ये इसका 1 है और इसका 200 है, तो हम बैनियन ट्री का इकोलॉजिकल रोल को अंडरमाइन कर रहे हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से मेजर करने के बदले में परसेंटेज कवर या बायोमास को कंसिडर कर सकते हैं। बायोमास को कंसिडर किए तो डेफिनेटली बैनियन ट्री, एक बैनियन ट्री का बायोमास सारे 200 कैरेट ग्रास से भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या है, अगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा नंबर्स है, जैसे हमने अभी बताया एक पॉन्ड में कितना क्लेमाइडोमोनस है, उतना ज्यादा है तो हम एक एक करके गिन नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम रिलेटिव डेंसिटीज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही एफर्ट कंज्यूमिंग है। उससे
उसके बदले में हम रिलेटिव डेंसिटीज को कंसिडर कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग हाउ मेनी क्लेमाइडोमोनास इज देयर इन द एंटायर पॉन्ड, यू जस्ट टेक लाइक probably 100 ml of your pond water. 100 ml में कितना है वो काउंट कीजिए, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं एक पॉन्ड में कितना हो सकता है. ठीक है, उसे हम रिलेटिव डेंसिटीज बुलाते हैं. और कभी कभी इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी करते हैं. अगर किसी फॉरेस्ट में कितने टाइगर्स है उसको काउंट करना है तो वो इजी नहीं है टाइगर्स को काउंट करना. इसीलिए हम डायरेक्टली टाइगर्स को काउंट करके टैग करने के बदले में हम पग मार्क्स या फीकल पैलेट को कंसिडर कर सकते हैं. पग मार्क्स क्या होता है, जो भी जब टाइगर्स वॉक करते हैं तो जो भी मार्क्स रहता है ऑन द ग्राउंड उसे हम पग मार्क्स बुलाते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स यूनिक है वैसे ही टाइगर के पग मार्क्स भी यूनिक होते हैं. उससे हमें एज भी पता लग जाएगा. और उसके साथ फीकल पैलेट्स जो एक्सक्रीटा है, फीकल मैटर है, ड्रॉपिंग्स है टाइगर का, उससे हम डीएनए क्या बोलते हैं, डीएनए एनालिसिस करके सीक्वेंसिंग करके वैसे भी हम जितने टाइगर्स है एक एरिया में वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जब वो पॉसिबल नहीं होगा, फीजिबल नहीं होगा डायरेक्टली जाके काउंट करना, मेजर करना, तब हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज कर देते हैं. ठीक है, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप याद रखना है. हाँ, पॉपुलेशन साइज इज नॉट स्टैटिक. अगर हम हमारे घर को ही कंसिडर करें तो हमेशा घर में सभी लोग नहीं रहते हैं, है ना. कभी कभी आप स्कूल जाते हैं तो एक नंबर कम हो जाएगा, किसी गेस्ट आ गए तो नंबर ज्यादा हो जाएगा. वैसे ही पॉपुलेशन, हम बड़े पॉपुलेशन को कंसिडर किए तो वहां पे भी एक स्टैटिक नंबर नहीं होगा. टाइम के अनुसार वो भी चेंज होता रहेगा. ठीक है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज इसलिए होता है क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं. वो क्या है, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन. बर्थ, जितने भी बर्थ्स हो रहा है उसे हम नेटालिटी बुलाते हैं. जितने भी डेथ्स हो रहे हैं एक पॉपुलेशन में उसे हम मॉर्टैलिटी बुलाते हैं. दूसरे पॉपुलेशन से आपके पॉपुलेशन को अगर इंडिविजुअल्स आ रहा है आपके पॉपुलेशन के अंदर तो हम उसे इमिग्रेशन बुलाते हैं. हमारे पॉपुलेशन से अगर इंडिविजुअल्स कई और किसी और पॉपुलेशन को जाते हैं तो हम उसे एमिग्रेशन बुलाते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज टाइम स्पेसिफिक, लाइक एट अ पर्टिकुलर टाइम यू आर चेकिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, तो क्या है, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा बिकॉज ऑफ 4 प्रोसेसेस. पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ होते रहेंगे, है ना. किसी का बर्थ होता है, किसी की फैमिली में डेथ होता है, तो वो सब नेचुरल प्रोसेस है, वो होता रहेगा. वैसे ही किसी पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन के लिए इंडिविजुअल्स आते हैं, इस पॉपुलेशन से किसी और पॉपुलेशन को इंडिविजुअल्स जाते हैं. ये सब नेचुरली होता रहता है. इन चारों प्रोसेस की वजह से पॉपुलेशन में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. अगर बर्थ हो गया तो पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज होगा. अगर किसी का डेथ हो गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी में डिक्रीज होगा. अगर किसी दूसरी पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स आ गए तो वहां पे एडिशन होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. हमारी पॉपुलेशन को छोड़कर किसी और पॉपुलेशन को गए तो वो हो गया एमिग्रेशन. उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी में कम हो जाएगा. यहाँ पे मॉर्टैलिटी और इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा और डेथ और एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा. ठीक है, इसे हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी. इमिग्रेशन है, लोग एंटर कर रहे हैं पॉपुलेशन को तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा. बर्थ हो रहा है इस पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा. अगर किसी की डेथ हो रही है पॉपुलेशन से और इंडिविजुअल्स निकाल रहे हैं, डेथ हो रहा है, तो ये नेगेटिव है. लोग पॉपुलेशन को छोड़कर किसी और पॉपुलेशन को जा रहे हैं, एमिग्रेशन, वो भी नेगेटिव. इन 4 प्रोसेस में 2 पॉजिटिव है जो ऐड करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को और 2 नेगेटिव है
जो डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। इसको अगर हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे NT हम रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। कुछ टाइम के बाद t+1 कितना होगा पॉपुलेशन? NT1 इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन जितना भी था प्लस बर्थ और इमिग्रेशन की वजह से कितना इंट्रोड्यूस हुआ है पॉपुलेशन में वो हम ऐड करेंगे और उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे डेथ और इमिग्रेशन। ये है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। पॉपुलेशन की स्टडी तो हम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। क्या कुछ ऐसा पैटर्न है जो पॉपुलेशंस दिखाते हैं? पहले स्मॉल पॉपुलेशन था, अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखाते हैं इस ग्रोथ होने टाइम पर? इसे हम पढ़ सकते हैं ग्रोथ मॉडल्स टॉपिक में। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम कैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में होता है। हम दो तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ देख सकते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन से कंडीशंस में होगा और लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन से कंडीशंस में होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जब भी नेचर में वेरी रेयरली ऐसा होता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है, नेचर में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होता है। अगर अनलिमिटेड है तो क्या हो सकता है? देखिए इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन डेंसिटी है। टाइम 0 में जब हम शुरू किए तो इतना था पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे टाइम पास हो रहा है तो वैसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। वो भी कैसे हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं। दो इंडिविजुअल्स थे, रिप्रोडक्शन के बाद 4 हो गए, उन चार लोगों रिप्रोड्यूस करने के बाद 8 लोग हो गए। ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है। जितना फूड चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, जितना मेट्स चाहिए वो सभी मिल रहा है। कोई भी लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज लिमिटिंग ही नहीं है। तो ऐसे ही एक्सपैंड होते जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते ही जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो जो भी कर्व हमें मिलेगा वो होगा जे शेप्ड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक जे शेप्ड कर्व है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप्ड कर्व मिलेगा। अगर हम चेंज इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए एक इक्वेशन में तो हम ऐसे कर सकते हैं, dn/dt इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जितना बर्थ रेट है, बर्थ नंबर ऑफ बर्थ्स नहीं, बर्थ रेट है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम b माइनस डी को r कंसिडर करें तो इक्वेशन होगा dn/dt इज इक्वल टू rn। यहाँ पे r क्या है? r इज द डिफरेंस बिटवीन योर बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। उसे हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बुलाते हैं। r का वैल्यू कब ज्यादा होगा? जब बर्थ ज्यादा होगा और डेथ कम होगा तब r का वैल्यू ज्यादा होगा। r का वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है टाइम के अनुसार। अगर r का वैल्यू कम है तो उसका मतलब क्या है? बर्थ और डेथ रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी बर्थ्स हो रहे हैं उसके आसपास ही डेथ का नंबर भी है, तो डेथ रेट भी उतना ही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा नहीं होगा। r वैल्यू ज्यादा है तो बहुत ही तेजी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको याद रखना है। नॉर्वे रैट का आर वैल्यू है 0.015 जो कम है, तो इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन का आर वैल्यू 1981 में था 0.0205 और फ्लावर बीटल एक टाइप ऑफ इंसेक्ट, उसका आर वैल्यू है 0.12। आर वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा। मोर द आर वैल्यू रैपिड इज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, dn by dt इज इक्वल टू rn को इंटीग्रेट करें तो हमें इस इक्वेशन मिलेगा n सबस्क्रिप्ट t इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt। यहां पे n नॉट क्या है? n नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम ई। आर हमें ऑलरेडी पता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ई क्या है? ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली ई होगा ही। तो ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स जो है, जिसका वैल्यू है 2.718। इसके बारे में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हमेशा यूज करते रहते हैं ना, वही वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की। लॉजिस्टिक ग्रोथ एक रियलिस्टिक ग्रोथ है क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस नहीं होंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसे हम वर्हल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बुलाते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे नेचर में हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे, वैसे ही यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होगा। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ग्रोथ पैटर्न कैसे होगा वो हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में सीख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइड कर्व मिलता है। सिग्मोइड कर्व का मतलब एस शेप्ड कर्व। तो पहले इनिशियली जब हम स्टार्ट किए तो पॉपुलेशन साइज इतना था, पॉपुलेशन डेंसिटी विथ टाइम आप देख सकते हैं ये भी यहां तक जे शेप्ड ही है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो ये ग्रो होता जाएगा, लेकिन नेचर में वैसा वेरी रेयरली होता है। नेचर में हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। अगर एक एरिया में 2-3 रैबिट्स थे पहले तो वो अच्छे से ग्रो कर पाते क्योंकि एरिया ज्यादा है। अगर वो 300 बन गए तो फूड सफिशिएंट नहीं होगा, फूड लिमिट हो जाएगा, स्पेस लिमिट हो जाएगा, मेट की अवेलेबिलिटी लिमिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन साइज उसी रेट पे हमेशा फॉरएवर बढ़ नहीं सकता है। एक पॉइंट पे वो स्टेडी हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा पॉपुलेशन का साइज। किसी भी एरिया को आप कंसिडर करें तो वहां पे जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है, वहां के सॉइल, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां के सनलाइट, टेम्परेचर, ये सभी और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन का एक डेंसिटी तक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम कैरिंग कैपेसिटी बुलाते हैं। आई विल एक्सप्लेन। ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम रैबिट्स के बारे में बात करेंगे। रैबिट्स फीड ऑन प्लांट्स मोस्टली, है ना। यहाँ पे जो भी प्लांट्स है, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वो एक्स नंबर ऑफ रैबिट्स को ही सपोर्ट कर पाते हैं। एक्स से भी ज्यादा रैबिट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्स से भी कम है तो इस नंबर रीच करने तक बढ़ता रहेगा। एक बार इस नंबर को रीच किए तो उसके बाद हम और भी इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी देख नहीं पाते। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ रैबिट्स के लिए फूड काफी नहीं है, स्पेस काफी नहीं है,
कुछ मेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक रीजन कितना इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी बुलाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं के से। ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी। उस रीजन मैक्सिमम इतना पॉपुलेशन डेंसिटी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते क्योंकि कुछ ना कुछ रिसोर्स लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ टाइम ऐसा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एज इट अप्रोचेस द कैरिंग कैपेसिटी वो स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इसकी वजह से हमें एक एस शेप्ड कर्व मिलेगा। इस एस शेप्ड कर्व में आप पहले देख सकते हैं इनिशियली एक लैग फेस है। अगर हम यहां से यहां तक कंसिडर किए तो आप देख सकते हैं इतना था, यहां पे इतना हुआ है, ग्रोथ तो है लेकिन वो बहुत स्लो है। अगर इसी टाइम ड्यूरेशन को हम यहां पे कंसिडर किए तो आप देख सकते हैं उसी टाइम में यहां से यहां तक ग्रोथ हो गया। पहले ग्रोथ हो रहा है लेकिन वो थोड़ा स्लो है, जिसे हम लैग फेज बुलाते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, लॉग फेज में चला जाएगा, बहुत ही रैपिडली डिवाइड होता जाएगा, एक्सेलरेशन। उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जिसे हम डिक्सेलरेशन बुलाते हैं। और फाइनली एक एसिम्पटोट होगा। एसिम्पटोट के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी दो लाइंस बहुत करीब आते हैं और कभी नहीं टच कर पाते, लेकिन उसे हम एसिम्पटोट बुलाते हैं। जैसे ही ये कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच करता है वैसे ये स्टेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है dN/dt, that is change in population density is equal to Rn। ये इतना तक तो सेम है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी ऐसा ही था। Rn, जहां पे R is your birth rate minus death rate, N is your initial population density और population density at time 0। इसके बाद हम K minus N divided by K। यहाँ पे K minus N क्या है? K क्या है? K कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी इतना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है वो सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय कैरिंग कैपेसिटी, यू कैन रिप्रेजेंट दिस कर्व विथ दिस इक्वेशन। N is the population density at time t, R is your intrinsic rate of natural increase, which is birth rate minus death rate। उसके बाद carrying capacity is represented by K, ठीक है। इसे आप ध्यान से समझना। आपके टेक्स्ट बुक में दोनों ग्राफ एक ही डायग्राम में दिया है। यहां पे एक मिस्टेक है, पॉपुलेशन डेंसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं तो एक दो इंडिविजुअल्स तो होना चाहिए ना, दो इंडिविजुअल्स तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स चाहिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में, तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये एक एरर है। और हम एसिम्पटोट बुला रहे हैं तो ये दोनों कभी फ्यूज नहीं होगा। ये कैरिंग कैपेसिटी जो है ये इस ब्लू लाइन से ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ है। ये दोनों कुछ एरर्स है एनसीईआरटी में जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए, मैंने बता दिया, ठीक है। इक्वेशंस को याद रखना, के कैरिंग कैपेसिटी, ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। डिफरेंस ये है कि ऐसा होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और ऐसा होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये ज्यादा लॉजिकल ग्रोथ कर्व है क्योंकि नेचर में हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही है रहेंगे। ऐसा हो सकता है, वेरी रेयरली हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद वो भी लॉजिस्टिक ही हो जाएगा बाद में, क्योंकि एक ना एक चीज लिमिटिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की। एज बायोलॉजिकल, एज ऑर्गेनिजम्स, एज इंडिविजुअल्स, हमारा अलग अलग गोल हो सकता है। मुझे बनना है एक टीचर जिसको इंडिया का बेस्ट बॉटनी टीचर बनना है, और आपका गोल हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स में सेंटम लाना है। वैसे हमारा अलग अलग गोल्स होते हैं।
लेकिन हम सभी का बायोलॉजिकल पर्पस यही है कि हमारा स्पीशीज कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन, अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशंस वो अडेप्ट करेंगे टू एंश्योर मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy। कुछ अलग अलग टाइप्स को हम देखेंगे। पहला, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रीड करते हैं सिर्फ एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में, जैसे सैल्मन फिश और बैम्बू प्लांट्स। कई ऑर्गेनिजम्स एक लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। कई ऑर्गेनिजम्स एक टाइम रिप्रोड्यूस करने के बाद बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन सबका साइज छोटा छोटा होगा, स्मॉल साइज्ड लार्ज नंबर, जैसे ऑयस्टर्स और पेलेजिक फिशेस। और मैमल्स और बर्ड्स एक टाइम स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं जिसका साइज बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन प्रेशर कैसा है ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, हर ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है बेस्ट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के लिए। उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये हो गया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं दो अलग पॉपुलेशंस के बीच में इंटरैक्शंस कौन से अलग तरीकों में हो सकता है। अगर दो पॉपुलेशंस इन्वॉल्व है जो दो अलग स्पीशीज का है, तो हम उसे इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन बुलाते हैं। इंटरस्पेसिफिक का मतलब दो अलग स्पीशीज के पॉपुलेशंस के बीच में इंटरैक्शन होना। यहां पे दो पॉपुलेशंस इन्वॉल्व है, दो अलग स्पीशीज के। इस इंटरैक्शन की वजह से दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो सकता है, दोनों स्पीशीज को नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव हो सकता है, एक को पॉजिटिव एक को न्यूट्रल हो सकता है, एक को नेगेटिव और दूसरे को न्यूट्रल हो सकता है। ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। अगर दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व के लिए ये पॉजिटिव है, इस इंटरैक्शन बेनिफिशियल है, तो एक एग्जांपल उसका है म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है। एक नेगेटिव, दोनों के लिए नेगेटिव, ये एक एग्जांपल है कंपटीशन। एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव। इसके लिए दो एग्जांपल्स है जो है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। एक के लिए पॉजिटिव, अगर दूसरे इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन के लिए न्यूट्रल, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसे कमेंसालिज्म बुलाते हैं। अगर एक के लिए नेगेटिव दूसरे के लिए न्यूट्रल है तो हम उसे अमेंसालिज्म बुलाते हैं। इन सबके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है विद एग्जांपल्स। पहले हम शुरू करते हैं प्रेडेशन से। प्रेडेशन के बारे में सबको जानकारी होगी, क्योंकि एनिमल प्लैनेट में या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, बीबीसी अर्थ, उन सब में आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि प्रेडेशन क्या है। प्रेडेशन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रेडेटर है एक प्रे है। प्रेडेटर विल हंट द प्रे, किल द प्रे एंड फीड ऑन द प्रे, ठीक है। यहां पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एक प्रेडेटर और दूसरा प्रे। इस इंटरैक्शन से प्रेडेटर को बेनिफिट होगा क्योंकि फूड मिलेगा, प्रे को डेट्रीमेंटल होगा क्योंकि प्रे का डेथ हो जाएगा, है ना। ये क्यों होता है ऐसे नेचर में? इसी की वजह से जो भी एनर्जी है उस प्रे में, उस एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा प्रेडेटर के बॉडी में। तो ये एक चैनल है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए। तो दिस इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी fixed by plants to higher trophic levels.
हमें सभी एनिमल्स ने एक या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी यूज करके फोटोसिंथेसाइज करते हैं, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स उसे खाते हैं, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, है ना। जनरली हम प्रेडेटर्स की बात करें तो यूजुअली हमारा दिमाग में आएगा टाइगर चेजिंग डियर और उसके ऊपर पाउंस होकर उसको किल करके खाना, वही आएगा। लेकिन इकोलॉजिकली हम कंसिडर करें तो जो भी वेजिटेरियंस हैं, जैसे हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे काउ शीप, वो सभी ग्रास के ऊपर फीड करना भी इज कंसिडर्ड एज प्रेडेशन। वहां पे द प्रेडेटर इज योर हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म एंड द प्रे इज द प्लांट। ओके, तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है टाइगर एंड डियर, बट इकोलॉजिकली हम कंसिडर करें तो अगर एक स्पैरो सीड्स को खा रहा है उसे भी हम प्रेडेशन मान सकते हैं। ये क्यों होता है नेचर में? क्योंकि ये चैनल्स है एनर्जी ट्रांसफर के लिए एक ट्रोफिक लेवल से दूसरे ट्रोफिक लेवल तक। प्रेडेशन का इंपॉर्टेंस क्या है एक एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? अगर प्रेडेटर ही नहीं है तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अगर टाइगर नहीं है तो डियर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जिसके बारे में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किसी भी इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का पॉपुलेशन पे चेक होना चाहिए। किसी भी पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा हो गया, नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया, तो वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा, वो इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी हो जाएगा, कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं प्रेडेटर्स। ठीक है, अगर प्रेडेटर्स नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया प्रे स्पीशीज का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पे ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज इन्वेजिव हो जाते हैं when they are introduced to a new geographical area as the land will not have its natural predators. Okay, यहां पे हम दो एरियाज कंसिडर करते हैं, ये पहला एरिया है, ये दूसरा एरिया है। यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, यहां पे एक प्रे है, उसके लिए एक प्रेडेटर भी है। अगर हम इस प्रे को इस जगह से निकाल के इस जगह में इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां पे इस प्रे के लिए एक नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे इस प्रे का नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इस लिमिटलेसली ग्रो होता जाएगा और उसका नंबर भी बहुत रैपिडली इंक्रीज होता जाएगा और वो स्पीशीज यहाँ पे इन्वेजिव बन जाएगा। यहाँ पे हमें समझना है दो टर्म्स का मीनिंग, पहला है एक्सोटिक स्पीशीज और दूसरा है इन्वेजिव। एक्सोटिक स्पीशीज में का मतलब यह है कि ये नेचुरली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, किसी ने इंट्रोड्यूस किया है वॉलंटरीली और बाय चांस इंट्रोडक्शन हो चुका है, ये यहां से पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो यहां पे ये हो गया एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजिव बनता है, इसका मतलब इन्वेजन के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, मुगल इन्वेजन, उन सब के बारे में पढ़ा है, जो यहाँ के नहीं थे इनिशियली, ओरिजिनली वो इंडिया के नहीं थे, कहीं से आ गए और यहाँ पे एक्सपैंड हो गए, स्प्रेड हो गए और उसकी वजह से जो भी यहाँ पे पहले से थे उनको नुकसान हो गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके लिए नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है, वो जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करते बहुत रैपिडली ग्रो होता जाएगा। यहाँ पे जो भी पहले से थे उससे कॉम्पीट करेगा जो भी इन्वेजिव स्पीशीज, उसकी वजह से नेचुरली पहले से यहाँ पे जो भी स्पीशीज थे वो सफर हो जाएंगे। ठीक है, they become invasive and introduced into a new geographical area as the land will not have any natural predators। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है,
ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कब? इन दी अर्ली 1920s। सिर्फ फ्यू ही कैक्टस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया था इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बहुत ही कम टाइम में ये क्रॉप फील्ड्स में क्या बोलते हैं, एक्सपैंड हो गए। पूरा का पूरा क्रॉप फील्ड्स, जितना भी फील्ड्स थे जहां पे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, क्रॉप प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे, उन सभी प्लांट्स को, उन सभी लैंड को टेक ओवर किए, एज मेनी एज सेवरल हेक्टेयर्स। ठीक है, द प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड टू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s इन्वेडेड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स है, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, जैसे इनका नेचुरल हैबिटेट ही डेजर्ट्स है ना। यहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था तो वो ग्रो करना शुरू कर दिए। इसका नंबर कंट्रोल में इसलिए नहीं आया क्योंकि उस नया जगह में उनका नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे। नेचुरल हैबिटेट में इंसेक्ट लार्वे थे, जो इंसेक्ट लार्वे इन पर फीड करके इसके पॉपुलेशन को चेक में रखते थे। जब ये अमेरिकन प्रिकली पेयर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये प्लांट तो इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो नेचुरल प्रेडेटर नहीं थे, जिसकी वजह से इसका नंबर बहुत बढ़ गया। ये तभी कंट्रोल में आया जब वो इसको कंट्रोल में लाने के लिए आई थिंक probably more than 10 years they took. They sent groups of scientists and researchers to different parts of the world to find out how to get rid of these cacti. ठीक है, तब जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे गए कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, तब उन्हें पता लगा कि वैसा कुछ कैटरपिलर्स है जो इन कैक्टस के ऊपर फीड करते हैं, तो वो सभी लाके यहाँ इंट्रोड्यूस करके फिर उसके बाद ये कैक्टस का पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। उस कैक्टस का, उस मॉथ का नाम है, उस इंसेक्ट का नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। इस इंसेक्ट, ये एक मॉथ है, इस मॉथ के कैटरपिलर ने, लार्वे ने इस प्लांट को फीड करता है। ठीक है, उसकी वजह से उसका नंबर कंट्रोल में आ गया। ये एक एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि प्रेडेटर्स कितना इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से कई सारे स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स डेट्रीमेंटल या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे दो पिक्चर्स। ये है एक फार्म लैंड जहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स, है ना। ये था सीन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मॉथ टू गेट रिड ऑफ दीज कैक्टाई। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दोज कैटरपिलर्स, दोज मॉथ, द एरिया गॉट क्लियर्ड। ओके, तो उस टाइम में 1920s में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो सब भी बहुत अच्छा नहीं था, तो वो शिप में ट्रांसपोर्ट किए। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, जब भी आपके एग्जाम के बाद आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेडेटर्स की कुछ और सिग्निफिकेंस। दे हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ स्पीशीज रहना, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बुलाते हैं। Predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. यहाँ पे हमारा एक प्रे है, एक प्रेडेटर है। इस प्रेडेटर feeds on many types of prey. Prey type 1, prey type 2, prey type 3, prey type 4. ये हर इस अलग अलग टाइप स्पीशीज ऑफ प्रे पर फीड करता है। इसकी वजह से इनके बीच में जो भी कंपटीशन है वो कम रहता है। ठीक है, अगर ये प्रेडेटर नहीं है तो ये प्रे स्पीशीज के बीच में जो भी कंपटीशन है उसकी वजह से कई प्रे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में एक स्टारफिश है। उस स्टारफिश का नाम है पिसेस्टर। इस पिसेस्टर, ये स्टारफिश फीड्स ऑन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को ये फीड करता है। एक्सपेरिमेंटली उस रीजन से इस पिसेस्टर को रिमूव किया गया था, ठीक है। नेचुरली वो वहीं पे रहता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए कि क्या होगा अगर प्रेडेटर नहीं है, उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली उस स्टारफिश को वहां से निकाला गया था। तब क्या हो गया, उसी एरिया में एक ही ईयर के अंदर, एक ही साल के अंदर 10 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। दे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, नेवर टू बी सीन अगेन। जब तक ये प्रेडेटर था तो सारा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज अच्छे से कंजर्व हो रहा था, उसका पॉपुलेशन चेक पे था। जब ये स्टारफिश वहां से निकाला गया तब क्या हो गया, जो भी इनवर्टिब्रेट्स है उस रीजन में उन सबके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से 10 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। कितने टाइम में? 1 साल से भी कम। इतना सिवियर इफेक्ट भी हो सकता है अगर प्रेडेटर नहीं है तो, ठीक है। प्रेडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो तो बहुत ही थॉटफुल और माइंडफुल होते हैं अपने खाने के बारे में। ह्यूमंस ही जब भी बोर्ड होते हैं तो हमें कुछ खाने का मन करता है, लेकिन एनिमल्स में वैसा कभी नहीं होता है। जब भी वो हंग्री है तभी जाके खाएंगे, तभी हंट करेंगे, स्पेशली दीज प्रेडेटर्स। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि अगर वो टाइम पास के लिए जाके हंट किए और ऑल द प्रे स्पीशीज को मार दिए तो जब खाना चाहिए तब प्रॉबेबली नहीं मिलेगा। उसका आइडिया प्रेडेटर्स को है, इसीलिए जब भी हंग्री है, जब भी चाहिए, जितना चाहिए बस उतना ही हंट करके उतना ही खाते हैं, ठीक है। इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, प्रेडेटर अगर बहुत एफिशिएंट है और वो अगर प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट किए तो क्या होगा, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो बाद में प्रेडेटर को फूड नहीं मिलेगा तो प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेडेटर्स बहुत प्रूडेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेडेशन की इंपॉर्टेंस। जैसे प्रेडेटर्स के पास अलग मैकेनिज्म्स होते हैं प्रे को मारने के लिए, वैसे ही प्रेडेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक इकोसिस्टम में। प्रे को भी पता होगा कि प्रेडेटर उसको मार के खा जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए प्रे भी इवॉल्व हो जाते हैं। कैसे इवॉल्व होते हैं? वो बहुत सारे डिफेंसेस को इवॉल्व करते हैं जिससे प्रेडेशन का इंपैक्ट कम होगा। जैसे कई स्पीशीज में कैमोफ्लेज होगा। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है? वो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं। अगर वो किसी बैकग्राउंड में बैठे रहते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ पे है, वो वहां पे है। जैसे यहाँ पे इस ट्री के बार्क पे एक फ्रॉग बैठा है जो प्रेडेटर को बहुत इजीली नहीं दिखाई देगा। इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ के ऊपर, लीफ के जैसे ही पैचेस होने वाला एक इंसेक्ट भी यहाँ पे है। ये है इंसेक्ट, दिस इज द फीट ऑफ द इंसेक्ट। तो predator cannot identify the prey. To avoid being spotted by the prey, spotted by the predator, the prey will evolve defenses such as camouflage. और कई prey species poisonous भी होते हैं, ठीक है। जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग, वो ह्यूमंस को भी किल कर सकते हैं। ये पॉइजनस होते हैं, इसलिए प्रेडेटर्स उन जैसे ऑर्गेनिजम्स को अवॉइड करते हैं। एक्सक्यूज मी। अब बात करते हैं टेस्ट की। कई ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टेस्टफुल, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बिटर लगता है, तो प्रेडेटर्स उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाते।
एक बटरफ्लाई है, उसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। इस मोनार्क बटरफ्लाई को यूजुअली बर्ड्स फीड ऑन दिस मोनार्क बटरफ्लाई। उन बर्ड्स को ये बहुत बिटर टेस्ट लगता है या डिस्टेस्टफुल लगता है, क्योंकि उसके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है। एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है। ये केमिकल इस बॉडी के अंदर कैसे आता है? जब भी ये बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में रहता है तो कई कैटरपिलर्स को बहुत खा के दे फीड अ लॉट, राइट? व्हेन दे आर इन द कैटरपिलर स्टेज, ऑल इंसेक्ट्स दे फीड अ लॉट. When they are feeding on leaves and on other plants, these caterpillars feed on a plant. Okay, so that plant is a poisonous weed. उस weed से उस chemical इस body के अंदर चला जाता है. जब भी birds इसे खाते हैं तो क्योंकि ये बहुत distasteful है, वो avoid कर देते हैं. अब हम बात करेंगे plants की. Plants के लिए herbivores ही predators है, जैसे मैंने पहले भी बताया था. Nearly 25% इंसेक्ट्स तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, जिसे हम फाइटोफैगस बुलाते हैं. एनिमल्स तो डियर को अगर चीता या लायन चेस कर रहा है तो वो भाग सकता है, लेकिन हर्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स अगर प्लांट्स को फीड करने आते हैं तो प्लांट्स भाग नहीं सकते. इसीलिए दे हैव इवॉल्व्ड सेवरल मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बिवोर्स. मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस कैसा? थॉर्न्स. अगर थॉर्न्स है तो एनिमल को हर्ट हो जाएगा और वो अवॉइड करेंगे. और केमिकल कैसा? बहुत केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स ने, जिसको खाने के बाद प्लांट्स एनिमल्स के हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उन एनिमल्स उस प्लांट्स खाने को अवॉइड करेंगे. ठीक है. कई बार उस खाने के बाद डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगा और कई बार एनिमल का डेथ भी हो जाएगा. एक एग्जाम्पल है उसके लिए कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस को आप सबने देखा होगा. ये अबैंडन फील्ड्स या एम्प्टी साइट्स में ग्रो होते हैं. इस प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम या कभी कभी नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है. इसीलिए हम कभी नहीं देखते कुछ कैटल इसके ऊपर फीड करते हुए. ठीक है. तो दे वुड हैव लर्न्ड बाय एक्सपीरियंस टू अवॉइड दिस प्लांट. हे, व्हाट्स रॉन्ग? हाँ, वो हो गया प्रेडेशन. अब हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में. कंपटीशन कब होता है? जब भी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सेम ही रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है और वो रिसोर्सेज लिमिटिंग है, तब कंपटीशन होगा. ठीक है. ये रिसोर्सेज फूड भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है. दो स्पीशीज है, दो पॉपुलेशंस है, एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट है और वो रिसोर्स लिमिटेड है, तब कंपटीशन दिख जाएगा. डेफिनेशन में तो हम लिख देंगे कि क्लोजली रिलेटेड. हम कंपटीशन को डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज में भी देख सकते हैं. अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है. जैसे यहां पे फिशेस है और यहां पे फ्लेमिंगो है. फ्लेमिंगो विजिटिंग फ्लेमिंगो है. ठीक है. ये हमेशा इस लेक पे नहीं रहते हैं, ये विजिट करते हैं कभी कभी. ये फ्लेमिंगोस फीड ऑन फिश जू प्लैंक्टन. हियर जो भी लेक में जू प्लैंक्टन होते हैं उस पे फीड करते हैं फ्लेमिंगोस. वैसे ही यहाँ पे ही हमेशा रहने वाले रेजिडेंट फिशेस भी जू प्लैंक्टन पे ही फीड करते हैं. यहाँ पे रिसोर्स है फूड, जू प्लैंक्टन, जो लिमिटेड है. इस लिमिटेड रिसोर्स पे डिपेंडेंट है फ्लेमिंगोस और फिशेस. ये दोनों क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी कंपटीशन हो सकता है. हम डेफिनेशन में बोल देंगे कि क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो भी कंपटीशन हो सकता है. तो ये डेफिनेशन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. ठीक है. और दूसरी बात, हम बोलते हैं डेफिनेशन में रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तब भी कंपटीशन हो सकता है. ठीक है. एक टाइप का कंपटीशन है जिसे हम इंटरफेरेंस कंपटीशन बुलाते हैं. यहां पे
एक स्पीशीज रहने की वजह से दूसरे स्पीशीज का फीडिंग एफिशिएंसी अफेक्ट हो सकता है. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. जब फूड, स्पेस, सभी रिसोर्सेस आर अबंडेंट, ज्यादा ही है, लिमिटिंग नहीं है, तब भी कंपटीशन हो सकता है. तो हम कंपटीशन के डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? हमें ये नहीं बोलना कि वो क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, हमें ये भी नहीं बोलना कि वो रिसोर्स लिमिटेड रहना चाहिए. ठीक है, तो हम कंपटीशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. कंपटीशन एक प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज का फिटनेस अगर लोअर हो जाता है एक दूसरी स्पीशीज के प्रेजेंस की वजह से, तो हम उसे कंपटीशन बुला सकते हैं. एक स्पीशीज का रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है, कितना ऑफस्प्रिंग होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर वो अफेक्ट हो जाएगा किसी और स्पीशीज के पॉपुलेशन की प्रेजेंस की वजह से, तो हम उसे कंपटीशन बुला सकते हैं. यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, तो कंपटीशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गैलापागोस. गैलापागोस आइलैंड्स आप सबको पता होगा. डार्विन ने वहीं पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसका आइडिया वहीं से मिला. गैलापागोस आइलैंड पे एक टाइप ऑफ टॉर्टोइसेस रहते थे, जायंट टॉर्टोइसेस, वेरी ह्यूज टॉर्टोइसेस. उसका नाम था अबिंगडन टॉर्टोइस. था क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. क्यों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? कंपटीशन की वजह से. इस आइलैंड में ये टॉर्टोइस नेचुरली वहीं पे प्रेजेंट थे, लेकिन गोट्स को इंट्रोड्यूस किए किसी ने उस आइलैंड पर. ये टॉर्टोइस जो है, इट फीड्स ऑन ग्रास और बेसिकली इट इज हर्बिवोरस, इट फीड्स ऑन प्लांट्स. वैसे ही गोट्स ऑल्सो आर हर्बिवोरस, दे ऑल्सो फीड ऑन प्लांट्स. इन दोनों में से कंपटीशन हो गया फूड के लिए. इन दोनों को कंपेयर किए तो गोट्स had better feeding efficiency, they had better browsing efficiency. ठीक है, उसकी वजह से एक डेकेड के बाद इस स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट ही हो गए. ये हो गया कंपटीशन का इफेक्ट. कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसके बारे में हमें समझना है. मैंने पहले समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद में स्टेटमेंट देखेंगे. हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में दो कंपीटिंग स्पीशीज है, दो पॉपुलेशंस है. एक हो गया ए, एक हो गया बी. इन दोनों में से बी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, ए कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है. दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. ये सुपीरियर है, इसको कंपेयर किए तो क्योंकि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना सा ही हम कंसिडर कर सकते हैं. इतना एरिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इतना ही है, क्योंकि बी डोमिनेटिंग स्पीशीज है. कॉम्पिटिटिवली ये बेटर है. अगर हम साइंटिफिकली, अगर हम ऐसे ही नेचुरली ऐसे ही छोड़ दिए तो ऐसे ही रहेगा. अगर हम कॉम्पिटिटिवली इस बी को यहां से निकाल दिए, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को हम इस एरिया से एक्सपेरिमेंटली निकाल दिए, तो क्या होगा? इस ए के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये जो भी रिसोर्सेस है यहां पे उसको यूज करते करते उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपैंड कर देगा. इसको हम कॉम्पिटिटिव रिलीज बुलाते हैं. अब हम समझेंगे विद द स्टेटमेंट. अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. जब हम इसे experimentally निकाल देते हैं
तो इसका रेंज बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ही निकालना है, नेचुरली तो वो ही सुपीरियर है कॉम्पिटिटिवली, तो नेचुरली इसका कुछ नहीं होगा। इसका तो एक्सटिंक्शन हो सकता है लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। अगर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटली निकाल देते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपैंड हो जाएगा, यही है इसका मतलब। अब हम बात करेंगे कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। कॉर्नेल एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। कहां पे? स्कॉटलैंड के सी कोस्ट में, ठीक है। यहां पे 2 स्पीशीज ऑफ क्या बोलते हैं, बार्निकल्स थे। एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था और एक कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर था। जो भी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था उसका नाम है बेलानस, जो भी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर था उसका नाम है कैथामिलिस। जो भी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है उसका साइज भी बड़ा था, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये, और जो भी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है उसका साइज छोटा है। ओके, Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky seacoast of Scotland, the larger, competitively superior barnacle Belanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle from that zone. यहाँ पे intertidal area को हम देखें तो वहां पे ज्यादा Belanus ही होगा, Cathamelis नहीं होगा, क्योंकि ये competitively superior है, ये competitively inferior है। उस region से इसको exclude किया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पे बैलेंस को रिमूव करें तो इसका रेंज एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन में जनरली हर्बिवोर्स ज्यादा इफेक्ट होंगे कंपेयर टू कार्निवोर्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। गॉस ने प्रपोज किए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि अगर 2 स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, और ये दोनों स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है, अगर ये दोनों स्पीशीज एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट है और वो रिसोर्स लिमिटेड है, तो इन दोनों स्पीशीज परमानेंटली या इंडेफिनिटली कोएग्जिस्ट नहीं कर पाते। विथ टाइम जो भी स्पीशीज इनमें से कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, उस स्पीशीज ने जो भी स्पीशीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है उसको उस जगह से एक्सक्लूड किया कर जाएगा, ठीक है। यही है इसका स्टेटमेंट। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior species will be eliminated eventually. लेकिन ये ट्रू तभी हो सकता है जब ये रिसोर्सेज लिमिटिंग है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है तो सब लोग थ्राइव कर सकते हैं, सभी स्पीशीज थ्राइव कर सकते हैं। और रीसेंट स्टडीज से हमें ये भी पता चला कि ये जो भी कंपीटिंग स्पीशीज है ये कुछ मैकेनिज्म्स को इवॉल्व कर देंगे विच प्रमोट्स देयर कोएग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग की। रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब ये है कि अगर 2 कंपीटिंग स्पीशीज है, एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट है और वो रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसी रिसोर्स को कैसे पार्टीशन करके दोनों थ्राइव कर सकते हैं, उस मैकेनिज्म को, उस अडेप्टेशन को हम रिसोर्स पार्टिशनिंग बुलाते हैं, ठीक है। रिसोर्स पार्टिशनिंग, इफ 2 स्पीशीज compete for the same resource, they can avoid competition by choosing different times for feeding or by choosing different foraging patterns. मैक आर्थर हमें दिखाया कि 5 स्पीशीज थे, 5 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कॉल्ड वार्बलर्स, वो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे। वो एक ही ट्री पे रहते थे और फिर भी कंपटीशन को अवॉइड करके
सक्सेसफुली 5 स्पीशीज ऑल्सो थ्राइव्ड, किसी स्पीशीज ने एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग से, ठीक है। दे हैड बिहेवियरल डिफरेंसेस एंड ऑल्सो डिफरेंस इन फोरेजिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 स्पीशीज है वॉर्बलर के, ये एक ही ट्री पे रह सकते हैं। देखिए कैसे हर एक स्पीशीज का जहां पे रहते हैं ये स्पीशीज उसको हाईलाइट किया है। ये स्पीशीज यूजुअली बॉर्डर्स या टिप में रहते हैं, ये इन बिटवीन रहते हैं, ये एपेक्स पे रहते हैं। वैसे हर एक स्पीशीज कहाँ पे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जो भी फूड खाते हैं उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। कई बर्ड्स सीड्स या नट्स खाते हैं, कई बर्ड्स उस वुडन लॉग के पास जो भी इंसेक्ट्स है उसे खाते हैं। ऐसे जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसे पार्टीशन करने की वजह से सभी स्पीशीज थ्राइव हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जिस्ट होने की वजह भी, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब हो गया कंपटीशन की बात। अब हम बात करेंगे पैरासिटिज्म की। पैरासाइट्स, कई सारे पैरासाइट्स एवॉल्व हो चुके हैं टू बी होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। होस्ट और पैरासाइट हमेशा साइमल्टेनियसली इवॉल्व होते हैं, इसे हम बोलते हैं कोएवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल, पैरासाइट कई सारे अडेप्टेशंस पैरासाइट्स में अडेप्टेशंस दिखता है, जैसे द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स। अगर होस्ट के ऊपर अटैच रहना है तो सक्कर्स या कुछ स्टिकी एडहेसिव ऑर्गन्स जरूरत है, वो रहता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये पैरासाइट इंटेस्टाइन में है तो उसको कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड ही मिलेगा, तो उसके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल ही नहीं है, यूज ही नहीं है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होगा। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये सभी होते हैं फीचर्स ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, पैरासाइट्स को हमेशा कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल होते हैं और कभी कभी एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स की जरूरत होते हैं टू इफेक्ट पैरासिटाइजेशन। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक, वो एक पैरासाइट है जो ह्यूमन लिवर में पैरासाइट है, ठीक है। ये दो इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंडेंट है, एक है स्नेल और एक है फिश। अगर इस लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल कंप्लीट होना है तो वो ह्यूमंस को जरूर इन्फेक्ट करेंगे। उसके अलावा दो और इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए जो है स्नेल एंड फिश, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्नेल है और हाँ स्नेल या फिश, और यहाँ पे कैटल है। तो इंटरमीडिएट होस्ट रहते हैं इस पैरासाइट्स के लाइफ में। हाँ, मलेरियल पैरासाइटिस के बारे में आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ा है। मलेरियल पैरासाइट को भी एक वेक्टर चाहिए, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, उससे ही ट्रांसमिशन होगा। मोस्टली पैरासाइट्स होस्ट को हार्म करते हैं। पैरासाइट होने की वजह से उस इंडिविजुअल में सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट हो जाएगा। होस्ट में अगर पैरासाइट है तो उसका हेल्थ बहुत वीक हो जाएगा और द होस्ट विल बी मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स, क्योंकि पैरासाइट्स हमेशा होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं। अगर एक डियर को एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन है तो वो डियर बहुत वीक हो जाएगा। अगर वो वीक हो गया तो अगर वो उसे कुछ प्रेडेटर चेस किए तो उस डियर तेजी से भाग नहीं सकते हैं, तो इट विल बिकम मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बिकॉज ऑफ पैरासिटिक अटैक, ठीक है। पैरासाइट्स के दो टाइप्स है मेजरली, एक है एक्टोपैरासाइट्स और दूसरा एंडोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब क्या है? आउटसाइड। एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। एक्टोपैरासाइट्स बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, जैसे हम आपने देखा होगा स्कूल्स में लाइस होते हैं हेड में, या टिक्स एंड माइट्स ऑन द डॉग्स बॉडी, ये सभी एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे लिवर फ्लूक और मलेरियल पैरासाइट, ये सभी एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म की। कुकू और क्रो के बीच में जो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है वो एक एग्जाम्पल है। कुकू बर्ड
कभी भी अपना नेस्ट खुद नहीं बिल्ड करते, वो हमेशा अपने एग्स को ले करते हैं क्रोज के नेस्ट में। देखने के लिए क्रो का एग और कुकू का एग दोनों का एग सिमिलर दिखेगा, तो क्रो, मदर क्रो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो उन्हीं का एग है या किसी और बर्ड का, तो वो क्रो ही इंक्यूबेट करते हैं कुकू के एग को भी। और जब वो एग हैच होता है, जब वो बेबी बर्ड साउंड करते हैं, तभी पता लगेगा कि ये क्रो नहीं है, ये कुकू है। ठीक है, तो इसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म बुलाते हैं। द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड लेट्स द होस्ट incubate them. During the course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg. सिर्फ कलर में ही नहीं, साइज भी सिमिलर होता है दोनों का एग्स, क्योंकि वो क्रो को पता होना नहीं चाहिए कि वो उसकी एग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एग्स में डिफरेंस नहीं है, ये सभी क्रोज के एग है और ये है कुकू का एग। ये दोनों क्रो के एग है, ये है कुकू का एग। तो कलर, साइज सब बहुत ही सिमिलर होगा। सो द क्रो विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। ये एक एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। अब हम बात करेंगे कमेंसैलिज्म के बारे में। कमेंसैलिज्म एक पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरैक्शन है। एक स्पीशीज को पॉजिटिव बेनिफिट होगा, दूसरा स्पीशीज को बेनिफिट भी नहीं होगा, हार्म भी नहीं होगा, तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच। ऑर्किड एक एपीफाइट है। ऑर्किड्स हमेशा किसी और प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो होते हैं, मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम। एक सबस्ट्रेटम चाहिए उसे ग्रो करने के लिए, तो कभी कभी मैंगो ट्री के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं, उसे हम एपीफाइट्स बुलाते हैं। एपी का मतलब अबव, फाइट का मतलब प्लांट, ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट एपीफाइट बुलाते हैं। यहाँ पे मैंगो के लिए बेनिफिट है क्योंकि वहां कुछ सपोर्ट मिला ग्रो करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से मैंगो प्लांट को बेनिफिट भी नहीं है, हार्म भी नहीं है, क्योंकि ये पैरासाइट नहीं है, ये फूड नहीं ले रहा है मैंगो प्लांट से, या वाटर सक नहीं कर रहा है मैंगो प्लांट से। ये सिर्फ वहां सपोर्ट के लिए है, जिससे ऑर्किड को बेनिफिट होगा और मैंगो प्लांट को बेनिफिट भी नहीं, हार्म भी नहीं। तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन हो गया। वैसे ही सी एनेमनी एंड क्लाउनफिश, फाइंडिंग नीमो में उस कार्टून में आपने देखा होगा, उस मूवी में, ये क्लाउनफिश जो होते हैं वो कभी कभी ये सी एनेमनी के बीच में रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सी एनेमनी जो है ये है एक सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट्स के पास वो नेमेटोसिस, स्टिंगिंग सेल्स, वो सभी होते हैं। अगर कुछ प्रेडेटर यहाँ आ गया तो वो उसे स्टिंग करेंगे, तो वो दे विल एस्केप फ्रॉम देयर। इससे इस क्लाउनफिश को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन इस क्लाउनफिश यहाँ पे रहने की वजह से इस सी एनेमनी को प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ बेनिफिट भी नहीं है, तो वो न्यूट्रल हो गया। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल। ये बार्निकल्स जो है ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, फिर भी सेसाइल है, मूव नहीं कर पाते। अगर उन्हें फूड चाहिए तो वो मूव नहीं कर पाते, तो ये क्या करेंगे, ये वेल्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे और वहां पे ही ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब भी वेल एक राइड लेता है तो ये भी हिच कर देते हैं एक राइड उस वेल के साथ, और ज्यादा फूड मिल जाएगा। तो ये बेनिफिशियल है बार्निकल्स के लिए, लेकिन वेल के लिए ये बेनिफिशियल भी नहीं, हार्मफुल भी नहीं। ये तो सबने देखा होगा। कैटल के पास ये एग्रिट्स रहते हैं, ये एक टाइप ऑफ बर्ड है जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स को। ये कैटल के पास रहने से इसके लिए कुछ बेनिफिट है। क्या है वो बेनिफिट? जब भी कैटल मूव करते हैं तब जो भी इंसेक्ट्स है सॉइल में या ग्राउंड में वो सब बाहर निकल आ जाता है, तब ये एग्रिट्स उसको खा सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे रहने के वजह से कैटल को कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये है एग्जाम्पल्स फॉर कमेंसैलिज्म। अब हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज के लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल है लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस है एल्गे और फंगाई का म्यूचुअल एसोसिएशन। यहाँ एल्गे फोटोसिंथेटिक है, फूड प्रिपेयर करके फंगाई को दे देंगे, और फंगाई इन रिटर्न प्रोवाइड्स शेल्टर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड गिव्स इट टू द एल्गल कॉम्पोनेंट। माइकोराइजा में क्या होगा? माइकोराइजा में फंगाई होंगे और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बुलाते हैं। यहाँ पे रूट्स
of the plant will provide food for the fungus. The fungus will in turn help in absorption of water and some minerals like phosphorus and pass it on to the plant. ये बहुत examples हैं, interesting examples where you can see mutualism between a plant and an animal. Plants तो animals पे dependent है for pollination के लिए और seed dispersal के लिए भी. अगर plants को seeds disperse करवाना है या pollination करवाना है insect से या animal से, तो कुछ rewards देना चाहिए. ये plants पोलन और नेक्टर को रिवॉर्ड जैसा देते हैं पॉलिनेटर्स को. सीड डिस्पर्सल के लिए जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स को रिवॉर्ड जैसा देंगे सीड डिस्पर्सल के लिए. ठीक है, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स ने नेक्टर ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, फ्रूट को खा जाते हैं लेकिन सीड्स को नहीं डिस्पर्स करते, तो वो रॉबिंग हो जाएगा, वो म्यूचुअल नहीं हो जाएगा. तो इसीलिए प्लांट्स को सेफगार्ड करना है कि जो भी पर्पस के लिए है वो फुलफिल होना चाहिए. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिग और वॉस्प का. ये फिग का इन्फ्लोरेसेंस है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस. इसके अंदर बहुत सारा फ्लावर्स होते हैं इसके लाइनिंग के अंदर. ये फिग जो ये मॉथ जो है, ये वॉस्प जो है, इस वॉस्प ने एग सिर्फ ले करेंगे इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ही. जब ये अंदर जाएंगे एग ले करने के लिए तब पॉलिनेशन करवा देंगे. तो इस फिग में पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, तो इन रिटर्न इस फिग प्लांट ने उस वॉस्प को एग ले करने के लिए जगह दे रही है. दोनों आर हेल्पिंग ईच अदर आउट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर फिग का कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज होना है, नेक्स्ट जनरेशन आना है, तो सीड्स बनना है. सीड्स बनाने के लिए पॉलिनेशन चाहिए. तो ये वॉस्प पॉलिनेशन में मदद कर रहा है. इन रिटर्न अगर मॉथ या नॉट मॉथ, वॉस्प का नेक्स्ट जनरेशन आना है तो एग्स ले करना है. इन रिटर्न मॉथ के रिप्रोडक्शन के लिए फिग के अंदर जगह दे रही है. तो बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर आउट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो बाय द टाइम यहाँ पे सीड्स बन जाएंगे फ्लावर्स के अंदर, बाय द टाइम ये एग्स भी हैच होके लार्वे भी फॉर्म होंगे. कई लार्वे कुछ सीड्स को खा भी देंगे और बाहर आ जाएंगे एज अडल्ट मॉथ्स. ठीक है, या सेक्सुअल डिसीट के बारे में हम बात करेंगे. ये बहुत ही क्लेवर एक ऑर्किड है, उसका नाम है ऑफ्रिस. ठीक है, ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड है. इसका शेप देखे तो इसका स्ट्रक्चर, शेप और कलर, ये फीमेल इंसेक्ट, एक स्पीशीज ऑफ बी, एक फीमेल स्पीशीज ऑफ बी को रिसेंबल करता है. मेल स्पीशीज इस फ्लावर को देख के समझ जाता है कि ये फीमेल इंसेक्ट है, फीमेल बी है, और कॉप्युलेशन के लिए आ जाते हैं. लेकिन बीज को ये नहीं पता कि ये फ्लावर है. ये सोचते हैं कि ये फीमेल बी है क्योंकि शेप बहुत सिमिलर लगता है. तो इन दैट प्रोसेस इस मेल बीज ने पॉलिनेशन में मदद कर देंगे. लेकिन बीज का रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि ये असली फीमेल बी नहीं है. यहाँ पे कुछ डिसीट हो रहा है. ठीक है, इसे हम सेक्सुअल डिसीट बुलाते हैं. और इस टाइप ऑफ कॉप्युलेशन जो रियल एक्चुअल कॉप्युलेशन नहीं है, बी ने तो मेल गेमेट रिलीज कर देगा लेकिन यहाँ पे फीमेल बी नहीं है, तो इसे हम सूडो कॉप्युलेशन बुलाते हैं. ये हो गया आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. और with this we have come to the end of the lecture. I hope you have understood everything that was taught. With this I will sign off from today's session. I will see you very soon in the next lecture. Until then, take care of yourselves, stay healthy, stay happy, keep studying hard. All the very best.